दादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज का हमारा विषय वही है जो कल से चर्चा का विषय देश और दुनिया में बना हुआ है। पेगासस के मसले पर हम आज फिर बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस मसले के चलते एक बार फिर संसद का कामकाज आज भी प्रभावित रहा। लोकसभा में दिन भर कोई कामकाज हो नहीं सका, राज्यसभा में भी भोजन के काल तक कोई कामकाज हुआ नहीं। भोजन के बाद जरूर कुछ देर के लिए कोविड पर चर्चा हुई, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सत्ता पक्ष का मानना है कि कुल मिलाकर विपक्ष के पास कुछ करने के लिए होता नहीं, तो वो इस प्रकार की शिगुफेबाजी करता है। जासूसी के मसले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दे दिया है कि इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। संसद के सत्र के पहले इस प्रकार की खबर का आना अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है और जाने या अनजाने में विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन रहा है। भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर कल ही लोकसभा में बयान दे चुके हैं कि हमारे द्वारा किसी किस्म की कोई जासूसी नहीं कराई गई और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। विपक्ष के संदर्भ में जहां तक बात है, विपक्ष को तो छोड़िए, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जांच की जरूरत बता रहे हैं। मामले को सत्यता के काफी करीब महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अमित शाह की बर्खास्तगी चाहती है। जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इस मामले की जांच चाहती है। तृणमूल कांग्रेस आदत के तहत पूरे आक्रामक अंदाज में है। आज भी उसके द्वारा बाकायदा महात्मा गांधी की जो प्रतिमा संसद भवन के सामने स्थित है, उसके सामने प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो कुल मिलाकर इस मामले में 50,000 से ज्यादा नंबर बाजार में तैर रहे हैं। फ्रांस की सरकार के द्वारा इस मसले पर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। वहां पर आरोप है कि मोरक्को की जासूसी एजेंसी के द्वारा फ्रांस से जुड़े हुए तमाम पत्रकारों के फोन टेपिंग या उनकी जासूसी की कोशिश की गई। हम समझने की कोशिश करेंगे आज एक बार फिर इस कार्यक्रम के दौरान कि आखिर इस मामले को विवादों से परे कैसे पहुंचा जा सकता है। भारत सरकार जो दृढ़ता से दावा कर रही है कि यह मामला फेक है, तो क्या किसी की जांच का निष्कर्ष है या भारतीय की सरकार का अपना आकलन? समझने की कोशिश ये भी करेगी कि आखिर विपक्ष इस मसले को इतना तूल देकर कौन से राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहा है या वाकई व्यक्तियों के निजता के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस चर्चित मसले पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र ऐसे ही एक दिलचस्प घटना से लिया हुआ है। एडमंड बर्ग के द्वारा यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। यह उस समय की घटना है जिस समय पर वॉरेन हेस्टिंग, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के शासनकाल में, उनके ऊपर एक मामला चला था महाभियोग का, और उस दौरान उन्होंने कुछ कहा था। उस पर समर्पित हमारा आज का विचार सूत्र है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि एन इवेंट हैज हैपेंड अपॉन विच इज डिफिकल्ट टू स्पीक एंड इम्पॉसिबल टू बी साइलेंट। अर्थात ऐसी घटना घटित हुई है जिस पर बोलना कठिन है और चुप रहना असंभव। पेगासस मामले के संदर्भ में भी कमोवेश वैसी स्थितियां दिख रही है। इस विषय पर कहा क्या जाए, चुप रहा जाए कि नहीं रहा जाए, सत्तारूढ़ दल के लिए निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल। पर हम इस पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल पहली बार इस कार्यक्रम के तहत हमारा हिस्सा बन रहे हैं। आपका स्वागत है गुरदीप जी। हमारे साथ तकरीबन 35 साल तक पुलिस सेवा में दिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों में शुमार छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक रामनिवास जी खास तौर पर जुड़े हैं। रामनिवास जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही किसी परिचय के जो मोहताज नहीं है, देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ में है। चर्चा की शुरुआत राजनीतिक दलों से ना करते हुए सीधे एक पत्रकार इस पूरे मसले को किस निगाह से देख रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं और साथ साथ उनसे जानकारी जुटाने की भी कोशिश करते हैं। जिस पेगासस को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है, जिस पेगासस के संदर्भ में इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, उस पेगासस के 50,000 से ज्यादा नंबर जो 16 मीडिया संस्थान दुनिया के उनके हिस्से में आए हैं, उसमें भारत का हिस्सा कुल 300 नंबर का है। फिर भी भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कहीं कुछ नहीं है। श्रवण गर्ग जैसा सुधी पत्रकार इस दावे को, इस घटनाक्रम को किस नजरिए से देखता है, समझने की कोशिश करते हैं। श्रवण जी, आपका नजरिया।
देखिए, मैं थोड़ा सा चिंतित इस बात को लेकर हूं कि ये मामला पिछले 3 सालों से 4 सालों से चल रहा है। मतलब जी 2017 में मोदी जी गए थे इजराइल, और उसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। अब ये 3 सालों तक क्या चलता रहा देश में और प्रजातंत्र का क्या हाल रहा, इसको लेकर कोई ऑडिट अब होना बाकी है। मतलब ये मामला सिर्फ जासूसी का नहीं है, ये मामला ये है कि देश में इस दौरान क्या क्या किया गया, गुप्त रूप से क्या क्या किया गया, और इसकी जो क्रोनोलॉजी बता रहे हैं अमित शाह, तो फिर क्रोनोलॉजी को आपको ले जाना पड़ेगा गुजरात से लेके आना पड़ेगा इसकी क्रोनोलॉजी को, कि हमारे प्रधानमंत्री का एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का तरीका क्या रहा है। जी वहां डिसेंट को या असहमति की आवाज को किस तरह से दबाया गया। देखिए, मैं ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स के प्रति जो सत्तारूढ़ दल हैं उनका जो नजरिया रहता है उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं, क्योंकि सारे ही दल जो हैं इस मामले में वो जासूसी करवाते भी हैं और उनकी पूरी सत्ता इस पर निर्भर रहती है। मैं केवल आपके सामने 3 नाम लेता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप उसका औचित्य क्या है जिनके नाम इसमें आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज चीफ जस्टिस गोगोई के ऊपर यौन शोषण का जो आरोप लगा था, जी उस आरोप को लगाने वाली महिला की जासूसी का क्या हेतु हो सकता है। जी गगनदीप कांग जो वायरोलॉजिस्ट हैं और जो इस पूरे कोविड के दौरान काफी चर्चा में रही हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी और जो निपा रिस्पॉन्स में जिनका नाम पिछले 3-4 सालों से आ रहा था, उनका नाम क्यों आना चाहिए। हरी मेनन जो हैं डायरेक्टर हैं बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इंडिया ऑपरेशंस के, उनका नाम जी क्यों आना चाहिए। एक पैटर्न मैं देख रहा हूं जो नाम आए हैं। आपने कहा है कि बहुत कम नाम हैं इंडिया में। जी निश्चित रूप से पूरी दुनिया में अगर 50,000 नाम हैं तो इंडिया में अगर कम है तो चिंता होना चाहिए। जी पर जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं आज हिंदुस्तान में, वो स्थिति ये है हिमांशु जी कि अगर 4 पत्रकारों और 4 चैनलों को काबू में कर लिया जाए तो पूरा मीडिया कंट्रोल में आ सकता है। जी अब आप कहेंगे कि देश में 1 लाख समाचार पत्र हैं और उसमें कोई एक में 100 लोग भी काम करते हों, तो आप सोचिए 1 करोड़ लोग हैं या 10 करोड़ लोग हैं और इतने हजार चैनल हैं। ऐसी स्थिति में ये जो कुछ गिने चुने लोग हैं इनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आप 4 लोगों के मन में डर पैदा कर दीजिए और 40 लाख या 4 करोड़ 40 करोड़ लोग डरने लगते हैं। ये ऐसा ही हो रहा है इस समय देश में कि आप पाएंगे कि कुछ लोगों को डरा के, तो ये पूरा लोकतंत्र जो है, हम जो कह रहे हैं कि विपक्ष काम नहीं करने देना चाहता, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, पूछना चाहिए कि क्या मुद्दा होना चाहिए, विपक्ष का मुद्दा क्या होना चाहिए। क्या प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार नहीं होना चाहिए, लोगों की प्राइवेसी में बेडरूम्स में जो झांक रहे हैं आप, वो नहीं मुद्दा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया और आप खंडन भी नहीं कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया। आप जेपीसी की मांग को भी नामंजूर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के निर्देशन में मांग को भी नामंजूर कर रहे हैं, और दुनिया के सारे देशों में हमारे प्रजातंत्र को लेकर ही, हमारे काम करने को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके प्रति आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये बहुत सारे कई सवाल हैं जो बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। जो आपने बात कही, आपने कहा कि ना स्वीकार कर रहे हैं ना खारिज कर रहे हैं। देश के नवनियुक्त आईटी मिनिस्टर, जिनका नाम भी इस सूची में शामिल बताया जा रहा है, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया है, ये बेबुनियाद है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक, देश के सम्माननीय गृह मंत्री
अमित शाह जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया है और विपक्ष जाने या अनजाने में इसमें शामिल है, ये उनका कहना है। एक बिंदु तो इसके संदर्भ में स्पष्ट तौर पे कि सरकार इंकार कर रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है श्रवण जी। सरकार ये नहीं कह रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सरकार ये कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं, पहले भी आरोप लगते रहे हैं और वो बेबुनियाद रहे हैं पेगासस के मामले में, ये सरकार का कहना है। इस पर श्रवण गर्ग जी क्या सोचते हैं, ये जानने में दिलचस्पी है। दूसरा जानने में दिलचस्पी यह है कि आप जेपीसी या सीबीआई या कोई न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या आप इस बात से नहीं इत्तेफाक रखते हैं कि हर बात को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जोड़ देना भारतीय जनता पार्टी के फितरत में आ गया और इसके माध्यम से लगातार विपक्ष को एक राष्ट्र विरोधी चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करने में सफल हो जाने का इतिहास बनता जा रहा है? दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, वैष्णव जी की मैं बात कहूं कि 2017 में उनका नाम इसमें जुड़ गया था और तब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे जी, और लगभग पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, तब से उनका नाम जुड़ा हुआ है। ये उनका पहला दिन था पार्लियामेंट में जिस पद पर वो अभी हैं, और पहली मुसीबत का वो जवाब दे रहे थे। पहले दिन पहली मुसीबत का शपथ लेने के बाद तो उनको क्या कहना चाहिए जी? उनको क्या स्वीकार करना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है? प्रहलाद पटेल जो कि एक अन्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फोन का फोरेंसिक टेस्ट करवाने से मना कर दिया है जी। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व आईटी मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ होगा, जिनकी नजर में है, उनके कथन को आज जो रिपोर्ट किया गया उसमें यह कहा गया कि 45 अन्य देशों में भी ये हो रहा है, तो हमारे यहां जो हो रहा है उसको लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है जी? ये जो खबरें छपी है रविशंकर प्रसाद को लेकर, तो रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि अगर सारे देश कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो आपको क्या बुराई है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं जी? जब ग्रेटा थनबर्ग ने फार्मर्स एजिटेशन में के मामले में हस्तक्षेप किया और विदेशी हस्तियों ने हस्तक्षेप किया, तब आपने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और टूल किट को आपने बड़ा मुद्दा बनाया। आज आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, तो सरकार ये कहेगी कि यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। सरकार ये नहीं बताती कि यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में कौन से देश शामिल हैं, क्या भारत के मित्र देश भी शामिल हैं, अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, कौन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है जी। सरकार को बताना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किस तरह का है, किस तरीके का है, ये कहना है श्रवण जी का। श्रवण जी ने कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन मेरे साथ में गुरदीप सिंह सिब्बल साहब हैं। कांग्रेस बड़ी मुखर है, वो कांग्रेस जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभवतः भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनसे जुड़े हुए लोगों के फोन भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे राहुल गांधी आजकल मुलाकात कर रहे हैं। भारत के सफल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम भी जिक्र किया जा रहा है। क्या नजरिए से देख रहे हैं गुरदीप सिब्बल जी? दो चीजों में दिलचस्पी है कि आप इसको कितना जायज मान रहे हैं, खबर को सही मान रहे हैं, भारत सरकार के बयान पर आपका भरोसा नहीं, मीडिया रिपोर्ट पर आपका भरोसा है, एक तो ये, और दूसरा कितना डर रहे हैं इस बात की जानकारी सार्वजनिक होने से कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पता कुछ लोग रख रहे हैं। कितना भयभीत हो जा रहे हैं आप ये जानकारी मिलने से? हिमांशु जी, पहले तो धन्यवाद, आपके चैनल में पहली बार आया और आपने एडवर्ड बर्ग का स्टेटमेंट दिया जो वॉरेन हेस्टिंग्स के इम्पीचमेंट पे था, शायद 1790 के आसपास, और वो इम्पीचमेंट था मिसमैनेजमेंट और करप्शन को लेकर अंग्रेज बहादुर का। तो आज भी जो है बड़े मौके पे आपने बोला है, ये भी इम्पीचमेंट का ही मामला आ गया है अमित शाह जी के, ठीक है ना जी? अमित शाह जी ने बोला कि भारत को बदनाम कर रहे हैं जी। अब तो सब जानते हैं कि 10 देशों का मामला है, यूएई इसके अंदर है, अजरबैजान इसके अंदर है, बहरेन है, हंगरी है, कजाकिस्तान है, मेक्सिको है, रवांडा है, मोरक्को है, सऊदी अरेबिया है। अब कोई मुझको ये समझा दे कि रवांडा ने भारत को बदनाम करने के लिए अपने यहां जासूसी क्यों करवाई, या मेक्सिको ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए अपने यहां क्यों जासूसी कराई। तो सवाल यह कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं और वो सिर्फ सरकार करती है, उसकी वजह है। जब पिछली बार यह खुलासा हुआ था
तो पिछली बार इस खुलासे के बाद व्हाट्सएप कंपनी, फेसबुक कंपनी जो है वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कैलिफोर्निया में गई और वहां पे पेगासस की जो कंपनी है उसने ये दावा किया कि हम पे केस नहीं बनता क्योंकि हम केवल सरकारों को ये देते हैं। उसने वो सिर्फ वर्बल बात नहीं बोली है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में सबमिशन दिया कि हम सिर्फ सरकारों को ये देते हैं और इसलिए हमको ये केस नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो है कि वो प्राइवेट को नहीं देते, वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में इस बात को कह चुके हैं, जिससे कि जुलाई के अंदर फैसला भी, एक इंटरिम फैसला आया वहां के कोर्ट का और इनके खिलाफ फेसबुक, गूगल और इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया, सिएटल वैली से, ये सब कोर्ट के अंदर है इस कंपनी के खिलाफ। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी कमल जी। तो अब ऐसी कंपनी से भारत सरकार ने लिया, भारत सरकार स्पष्ट तौर पे मना नहीं कर रही है कि हमने नहीं लिया। पिछली बार भी रविशंकर प्रसाद जी जब मंत्री थे तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने अनऑथराइज्ड यूसेज नहीं किया, यानी आपने ऑथराइज्ड यूसेज किया, पहली बात। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भारत सरकार ने जासूसी नहीं करवाई, तो फिर आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि जासूसी नहीं हुई है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आज देखिए फ्रांस ने इसकी जांच के आदेश दिए, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का बयान आ गया कि जांच होनी है, ईयू का, यूरोपियन यूनियन का बयान आ गया कि जांच होनी है, और खुद पेगासस की जो कंपनी है जिन्होंने कल तक मना किया था कि नहीं ये तो संभव नहीं है, आज उन्होंने कहा कि नहीं हम एलिगेशन की जांच करेंगे और ये देखेंगे कि किसने मिसयूज किया। तो जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर दिया 24 घंटे में वो भी यहां पे आ गई है कि इसका मिसयूज तो हुआ है और अब हमें जांच करनी है। लेकिन भारत सरकार ने एक पल के लिए भी ये कोशिश भी नहीं की जानने के लिए कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां जासूसी हुई, उसके स्टाफ में आपके यहां चुनाव आयुक्त की जासूसी हुई, आपके यहां विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की जासूसी हुई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री की जासूसी हुई, 44 पत्रकारों की जासूसी हुई, ढेर सारे नाम वायरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कांग, उनके यहां जासूसी हुई, एनजीओ के लोगों की जासूसी हुई, इतनी बड़ी जासूसी हुई, तो भारत सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि जासूसी नहीं हुई? मैं आपको बीच में रोकता हूं माफी के साथ और आपसे समझना चाहता हूं, आपने बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि इनकी जासूसी नहीं हुई। मेरा इसी के साथ में प्रति प्रश्न आपसे कि कांग्रेस इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि भारत सरकार ने ये जासूसी कराई। आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, समझने में दिलचस्पी है। आप एक तरफ कह रहे हैं सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि इसमें जासूसी नहीं हुई। कांग्रेस की इस खोजी पत्रकारिता के संदर्भ में जानने में दिलचस्पी है, उन सूत्रों को जानने में दिलचस्पी है हमारी, जिसमें गुरदीप सिंह सप्पल बताएं कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल इस पूरे मसले के लिए अमित शाह को कसूरवार कैसे पाया, थोड़ा रोशनी देंगे? हाँ, देखिए आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट समझिए, फिर आपके दर्शकों को आपकी मार्फत में समझाता हूं। जब ये नाम आए, 50,000 नाम रिलीज हुए, वो HLR रजिस्टर होता है जिसमें कि टावर का जानकारी होती है, उसमें आए। उसमें से करीब 1000 नाम भारत से जुड़े हैं, जिसके 300 नाम का आइडेंटिफिकेशन हो गया, बाकी का भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है क्योंकि हर फोन नंबर किसका है ये मालूम नहीं पड़ता है। उन 300 लोगों को इन मीडिया कंपनीज ने अप्रोच किया कि भाई क्या आपका ये फोन नंबर है? तो उन्होंने कहा है। उसके बाद कुछ लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट की गई आप अपने फोन का एक डिजिटल प्रिंट हमें दे दीजिए जिसकी हम जांच कराएंगे, फॉरेंसिक जांच। कांग्रेस के से जुड़े कुछ लोगों ने भी अपने दिए हैं, 10 लोगों ने, और बाकी वही बहुत लोगों ने, जिसमें खुद सिद्धार्थ वर्धन, खुद MK वेणु अपने अपने हैं, उन्होंने अपने फोन के डिजिटल प्रिंट्स दिए फॉरेंसिक जांच के लिए, जिसके अंदर जिसके पास एप्पल का आईफोन था, आईफोन 11 और आईफोन 12, उसके अंदर चूंकि हमेशा एक लॉग बनता है कि फोन के अंदर क्या क्या हुआ, उसमें ये ट्रेसेस पाए गए। जिनके पास एंड्रॉइड फोन था उसमें लॉग नहीं बनता, तो वहां पे जांच अधूरी रह गई और ये जांच अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हुई। और इसके पहले 2019 में टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है सिटीजन लैब, उसको व्हाट्सएप को जब पता लगा था तो व्हाट्सएप ने ये केसेस दिए थे सिटीजन लैब को, और उन्होंने जांच करके बताया था कि हाँ इस फोन नंबर में पेगासस वायरस है। तो ये तो टेक्निकली प्रूव हो गया। माफी के साथ में एक बार फिर रोकता हूं, मुझे राम विलास शर्मा जी के पास भी जाना है। आपने एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जानकारी साझा की, मेरा सवाल आपसे राजनीतिक था। फोन
ट्रैप हुआ नहीं हुआ, जासूसी हुई नहीं हुई, ये तो सवाल ही नहीं था। सवाल तो उस निष्कर्ष तक पहुंचने का था कांग्रेस पार्टी का जिसमें अमित शाह कसूरवार, भारत सरकार जिम्मेदार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जासूसी की कार्रवाई हुई है, दुनिया भर की एजेंसियों के पास में पेगासस है, भारत सरकार से जुड़े हुए या भारत की राजनीति से जुड़े हुए लोगों की फोन टैप होना अलग बात, और भारत सरकार के द्वारा या देश के गृह मंत्री के संज्ञान में इसका पूरा घटनाक्रम होना अलग बात। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कैसे अमित शाह और मौजूदा केंद्र सरकार को आपने कसूरवार पाया, इसमें कुछ तथ्य आपके पास है? यस, इसमें तथ्य हैं। नंबर एक, कांग्रेस ने इस फोरेंसिक जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जासूसी हुई, पहली बात। दूसरी बात, 2019 में भी जब ये जांच की बात आई थी, भारत सरकार की अपनी एजेंसी CERT.in सर्ट इंडिया ने ये जांच की और उन्होंने पाया कि पेगासस वायरस व्हाट्सएप में के थ्रू भारत के लोगों को दिया गया। लेकिन उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने, जिसके अंतर्गत इंटरनल सिक्योरिटी आती है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, उन्होंने इस जांच को दबा दिया। 1000, आप देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये $8 मिलियन, $80 लाख का एक लाइसेंस है 50 लोगों के लिए। करीब 1 से 1.5 हजार करोड़ रुपए में ये खरीदा गया है। और अगर किसी गैर सरकारी व्यक्ति ने 1000 करोड़ रुपए खरीद कर जासूसी कराई है और गृह मंत्रालय ने उसकी कोई जांच नहीं कराई 2 साल के अंदर, तो कसूरवार कौन है? ये तो स्पष्ट है ना कि या तो आप ही ने जासूसी करवाई है या आपका इंटरेस्ट नहीं है इस जांच को करने में कि जासूसी किसने करवाई है। तो ये तो लॉजिकल बात है, ये बात अभी नहीं आई है, 2 साल से आ रही है कि आपने, और जांच किसकी हो रही है? साहब तथ्य के स्तर पर एक लॉजिक पे पहुंचे हुए हैं कि यह मामला सामने आया है, पर भारत की वर्तमान सरकार और इस देश के गृह मंत्री ने इसके संदर्भ में गंभीरता से कोई निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है, इसलिए चीजें संदेहास्पद होती हैं, और संदेहास्पद होती हैं तो सवाल उठते हैं। हमारे साथ में रामविलास शर्मा जी हैं। जो सवाल हमारा गुरदीप सिंह सप्पल जी साहब से था वही रामविलास शर्मा जी से है। रामविलास जी समझने की कोशिश करना चाहते हैं आपके 12 घंटे में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के संदर्भ में आपकी सरकार के, कि जिसमें यह बयान लोकसभा में दे दिया आईटी मिनिस्टर ने कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया के तमाम विकसित देश अभी जिस मामले में जांच की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जांच के आदेश भर दे रहे हैं, उसमें भारत की सरकार इतनी काबिल, इतनी सक्षम, इतनी सुयोग्य, तो उसने सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत में बयान दे दिया, कुछ है ही नहीं, सब फालतू की बात। थोड़ा जानकारी साझा करेंगे अपनी इस काबिलियत पर? हिमांशु जी, मैं आपसे, आप इतने श्रेष्ठ पत्रकार हैं, आज रिटायर्ड डीजीपी भी यहाँ पर है और पत्रकार भी यहाँ पर है। मैं जो कांग्रेस के मित्र हैं वो, और केवल कांग्रेस नहीं है हिमांशु जी, आप देख रहे हैं पिछले 7 सालों में एक सारा विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, अकेला ये नहीं है, पूरा जो विपक्ष है अब वो पूरा मुद्दा विहीन हो गया है। ये जो बात है, आज 135 करोड़ का इतना बड़ा हिंदुस्तान है, अभी डीजीपी साहब भी कह रहे थे कि इसको चलाने के लिए सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले इस देश में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उधर पड़ोसी जो प्रांत है, ये जैसे अफगानिस्तान है, हमारे राहुल भैया को अवसर पिछले 7 साल से, चाहे वो स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान घाटी हो, जिससे हिंदुस्तान बदनाम किया जा सकता हो, नरेंद्र मोदी के विरोध में और पागल हो गए हैं, भारत का विरोध करने लगे। भारतीय जनता पार्टी कोई 7 साल से सरकार में थोड़ी थी, हम तो 40 साल नारा लगाते उनकी बारी अटल बिहारी। हमने 60 साल इस देश की राजनीति में, और आरएसएस को, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके सही नाता दी, और देश के प्रधानमंत्री थे 1963 में, और 24 जनवरी 1963 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, आरएसएस के चीफ माधवराव सदाशिवराव गोलवाल को फोन किया कि देश का मॉरल डाउन है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 26 जनवरी की परेड में आरएसएस की टुकड़ी और वो शामिल हो। ये पूरे हिंदुस्तान जानता है। अब राहुल गांधी की मुसीबत ये है, ना अपने नाना के इतिहास को जानते हैं, ना देश की मर्यादाओं को जानते हैं, ना राजनीतिक संस्कार उनके ऊपर है। तो मेरा निवेदन, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जा कहां रहे हैं। मुद्दा है भारत के राजनीति में, भारत के सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ी हैसियत रखने वाले 300 लोगों के फोन की संदर्भ में जासूसी का, और जानने में दिलचस्पी है कि भारत सरकार ने सीधे बयान दे दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया के तमाम देश जिसकी जांच कराने की कोशिश में गुजर रहे हैं, उसे भारत सरकार ने कैसे कह दिया कि कुछ है ही नहीं। इसके संदर्भ में पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी कुछ कहने की स्थिति में हैं? नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हिमांशु जी कि सरकारें चलती हैं, यहाँ 2-2, 3-3 अपने रिटायर्ड डीजीपी, आप तो बहुत श्रेष्ठ पत्रकारिता के धनी हैं। एक 10 मेंबर का परिवार चलाने के लिए मुखिया को सब कुछ करना पड़ता है, कौन किस काम लायक है। और ये जो पेगासस का जो विस्फोट हुआ है, ये सारी जानकारी, और राहुल गांधी सीधा अमित शाह को देश के कामयाब गृह मंत्री से इस्तीफे तक की बात आ जाते हैं। इनका जो प्रवक्ता है उसकी भाषा देखिए। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को वो भारतीय जासूस पार्टी कहने के ऊपर सिर्फ गाली देने के लिए, राजनीति में सिर्फ निंदा करने के लिए पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। कोई बात इनके पास है तो रामविलास शर्मा जी का सीधा कहना है देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी पर आप सवाल उठा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। गुरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को, हस्तक्षेप को सुनते हैं और फिर रामनिवास जी के पास चलते हैं जो हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे विषय को। पहले सिप्पल जी की बात सुन लें। जी सिप्पल जी, जवाब ले लीजिएगा इसका। हेलो जी सिप्पल जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हस्तक्षेप करना चाह रहा हूं। पहले तो शर्मा जी ने बहुत ऐसी बात बोल दी है जो इनके मंत्री भी बोलने में हिचक रहे हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए जासूसी हुई। अब मुझे शर्मा जी जवाब दें कि देश के चीफ जस्टिस के यहाँ कौन से आतंकवादी बैठे थे, इनकी कैबिनेट में मोदी जी के 2 मंत्री कौन से आतंकवादी थे, जो चुनाव आयुक्त हैं लवासा, क्या वो आतंकवादी हैं, क्या ये 44 जर्नलिस्ट आतंकवादी हैं? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बेचा जाता है, ये सॉफ्टवेयर इसी शर्त पे बेचा जाता है कि आप इसको टेररिस्टों के खिलाफ करेंगे। ये कौन से टेररिस्ट हैं? और अगर ये टेररिस्ट हैं तो अमित शाह जी आज होम मिनिस्टर के तौर पे क्या कर रहे हैं? आज करें इन सबको गिरफ्तार अगर ये सब टेररिस्ट हैं। ये जो बात ये सवाल है कि अगर इन नामों की जासूसी हो रही है और आतंकवाद के कारण से हो रही है तो इन लोगों के संदर्भ में क्या शंका थी, क्या सवाल थे, ये जानने में गुरदीप जी की दिलचस्पी है। लेकिन मैं रामनिवास जी के पास आ रहा हूं और रामनिवास जी आपसे कुछ मौलिक विषयों पर जानकारी चाहता हूं। ये जो पेगासस को लेकर इतना बवाल है, आपने तो नक्सल इलाके में बड़ा काम किया है। भारत सरकार ने ना तो आज तक ये कहा है कि पेगासस का हम इस्तेमाल करते हैं, ना ये कहा है कि हम पेगासस का इस्तेमाल नहीं करते। पर बतौर पूर्व पुलिस अधिकारी आपसे समझने में दिलचस्पी है, जिस प्रकार के खतरों की ओर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी हमारा ध्यान दिला रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि भारत का सुरक्षा तंत्र पेगासस जैसे महत्वपूर्ण हथियार से वंचित होगा? क्या भारत का सुरक्षा तंत्र ऐसे किसी भी तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होगा जो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोन हैकिंग के काम को अंजाम दे सके? पहले तो जानने में इसी में दिलचस्पी है हमारी। नमस्कार डॉक्टर द्विवेदी जी और मेरे सभी जो साथी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। पहली बात तो ये स्पष्ट है कि देश की सुरक्षा के लिए या किसी भी काम के लिए जासूसी जब से पृथ्वी आई है, बनी है, मानवता बनी है, जासूसी हमेशा से होती रही। देश की सुरक्षा हो, राज्य की सुरक्षा हो, नंबर 1। ये चाहे
आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख ले, उन्होंने क्लियर लिखा है कि राज्य को संचालन करने के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए जासूसी आवश्यक है। नंबर 2, 1861 के पुलिस एक्ट में भी लिखा है कि इसमें पुलिस को क्या क्या काम करने चाहिए, उसमें जासूसी करना भी एक मुख्य काम है। नंबर 3, जो टेलीफोन एक्ट है 1885 का, उसमें भी है। फिर ये आईटी एक्ट 2000 का है, उसमें भी है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार, कोई जरा ये बता दे कि किस सरकार ने नहीं किया। कोई भी सरकार, में ये कह रहा हूँ कि कानून के दायरे में रह के हर सरकार ये काम करती है, और कानून के दायरे में रह के यदि सरकार ने या किसी भी एजेंसी ने, सरकार कोई काम यानी किसी भी एजेंसी ने काम किया है, तो वो एजेंसी अपना अलग काम करती रहती है। मान लीजिए नक्सल का काम है, तो हमारा कोई जो एक आईजी जगदलपुर है वो काम कर रहा, तो हो सकता है डीसी के नोटिस में भी ना हो, एक अपना इस सिस्टम से काम करा। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो एक सकते हैं कि जासूसी का काम और पेगासस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेटेस्ट है। आज यदि हम कहें कि उसका एक ई फेंसिंग कर दिया, कहीं पे नक्सलवाद का कोई नक्सलवादी लीडर मारा गया, और हम ये जानना चाहते हैं कि वहां पर कौन कौन से उसके अंतिम संस्कार में वहां पे उपस्थित हैं, तो हम उस एरिया को ई फेंसिंग कर देंगे, और ई फेंसिंग करके हमें कितने लोग आए कितने नहीं आए पता चल जाएगा। तो ये एक तरीके का, मैं ये कहूँगा कि पूरे के राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर सरकार करती है, हर सरकार को करना चाहिए। भविष्य में भी सरकारों ने करेंगी, पूर्व की सरकारों ने भी किया है। देश की सुरक्षा के लिए ये हमेशा से एक आवश्यक उपकरण है और एक आवश्यक विधि है। रामविलास जी, मैं आपसे जो सवाल है, क्योंकि अब आपको पुलिस की नौकरी से रिटायर हुए काफी टाइम हो गया, तो उम्मीद करता हूं थोड़ी खरी खरी बात भी हो जाएगी। देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है और ऐसा किया जाना चाहिए। ये वर्दी में रहते हुए तो बहुत अच्छा लगता है सुनने, पर जब वर्दी छोड़े हुए एक लंबा अरसा हो गया, तकरीबन 6-8 साल आपको हो गए, तो आपसे जानने में दिलचस्पी है एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के तौर पर कि क्या सरकारें केवल और केवल देश और राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा करती हैं, या राजनीतिक कारणों से भी इस प्रकार से टेलीफोन के संदर्भ में टेपिंग की घटनाएं बेहद सहज काम है? थोड़ा इसके संदर्भ में रामनिवास जी से उम्मीद कर सकते हैं कुछ ईमानदार बातचीत की? नहीं, वो उसमें मैं आपको कहूँ कि ये एक जैसे कानून के दायरे में वो इसका एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है कि उसकी भी जानकारी, जिसको मान लीजिए कि एक्स वाई से बात कर रहा है, हमने एक्स को ना लेकर वाई का ले लिया, और वाई किससे बात कर रहा है, वो वाई को तो लीगल भी हो गया, और जो जानकारी लेना चाहते हो जानकारी भी मिली। तो ये जानकारियां जैसे चाहिए, और वो भी हम कहें तो एक आवश्यक चीजें हैं। ऐसी नहीं है कि वो जब कोई संचालन करता है, चाहे कोई पुलिस का प्रशासन हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे तो किसी का भी हो, क्योंकि अभी जैसे एक हमारे साथी ने कहा कि डॉक्टर कांग का मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई कहा, लेकिन डॉक्टर कांग से किसी ने यदि संपर्क करने की कोशिश की हो तो उसका देखने के लिए उनका एक आवश्यक हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस किसी को, और किसी को कोई बहुत ज्यादा ऐसी आजकल वो नहीं है कि जो कोई चीज मालूम ना हो कि जिसको भी कोई ऐसी चीजें, लेकिन कई बार क्या है कि कोई छोटी मोटी चीजों के लिए वो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जानकारी मिल जाती है। कानून के दायरे में रहते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट के तौर पे ये जानकारी हो जाती है। एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, ये जो जासूसी के संदर्भ में आप पूरे घटनाक्रम से वाकिफ है रामनिवास जी, क्या कोई सरकार 12-14 घंटे में इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि ऐसा कुछ मामला है ही नहीं और बयान दे दे? ये तकनीकी तौर पर कितना संभव है, इसे जानने में दिलचस्पी है। हमने नहीं किया, ये बात तो समझ में आती है, पर किसी ने भी नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार की जो ध्वनि देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के बयान से आ रही है, इस पर पूर्व पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस महानिदेशक रामनिवास जी कितना यकीन कर पा रहे हैं? थोड़ा रोशनी देंगे? इसमें एक जो एसओपी है, उच्चतम न्यायालय ने एक एसओपी जारी की हुई है पहले ही, जिसमें कि भाई किस प्रकार से कार्रवाई, यदि किसी को कोई कार्रवाई करनी तो कैसे करना है। तो जो सरकार ने ये जान दिया है वो इस संदर्भ में दिया है कि मान लीजिए हमने अपने होम सेक्रेटरी साहब से पूछ लिया कि क्या किसी का कोई अवैधानिक रूप से, जो भी गैर कानूनी रूप से किसी का किया है, तो उसमें ये पूछते हैं कि भाई हमने सारे मान लिया टेलीफोन, किसी का भी टेलीफोन लगाना है या उसका ऑब्जर्व करना है, तो उसका हमने परमिशन यदि होम सेक्रेटरी साहब से ली है तो वो कानून के दायरे में हो जाता है।
और कानून के दायरे के बाहर यदि हम, तो उसमें भी जो है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए सीबीआई डायरेक्टर हैं, तो सीबीआई डायरेक्टर खुद ही पूरा संचालन करते हैं, या मान लीजिए मैं पुलिस डीजीपी छत्तीसगढ़ रहा, तो मैं मान लीजिए पूरे मेरे पास ही है, मैं उसमें कह सकता हूँ मेरा टेलीफोन भी लगाइए, देखे कि कोई मेरे उस पर कोई ऐसा कॉल तो नहीं आ रहा। तो ये एक कानूनी रूप से जमा हो गया, लेकिन उसके अंदर ये कह सकते हैं कानूनी रूप से कोई संभावना है कि हमने एक होम सेक्रेटरी साहब से एक एफिडेविट लिया कि क्या कोई गैर कानूनी काम हुआ है। उसने अपने सभी सेक्रेटरी से पूछा क्या कोई आपने ऐसा वो काम हुआ है, तो उसमें वो एक, जब भी पार्लियामेंट में कोई जवाब देते हैं तो पूरा एक जानकारी लेके, तो वो एक संभावना है उसमें। कोई मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल संचार का साधन है, 32 स्टेट से पूछना है कि भाई आपके यहाँ से कोई आपने गैर कानूनी तो नहीं किया, वो अपना जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि ये जी, मैं समझ पा रहा हूँ, शायद आप सवाल समझे नहीं। सवाल ये 25-30 राज्यों का नहीं, गुरदीप जी मैं आता हूं आपके पास, 25-30 राज्यों का नहीं पूछ रहा हूं। भारत सरकार ने कहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या इस दुनिया में जो 200 के करीब देश हैं उनसे भी जानकारी जुटा ली गई कि ये ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके आधार पर ये बयान है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं? थोड़ा इसके संदर्भ में रोशनी दीजिए ना रामविलास जी। हमने ये तो कहीं सवाल किया नहीं कि भारत सरकार ने ऐसा कराया है। भारत सरकार के मंत्री ने कहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सवाल इस बात पर है। वो भारत सरकार के मंत्री एक दायरे में बोल रहे हैं कि भारत में नहीं हुआ है। भारत सरकार के मंत्री का कहना भारत में नहीं हुआ है। बाहर जो है, बाहर यदि कोई लाहौर में बैठ के करे तो कर सकता है, बाहर यदि कोई श्रीलंका में। मैं एक बार फिर, मेरे पास समय सीमित है, लेकिन मैं फिर आपसे सवाल करता हूं। फ्रांस की सरकार इस बात की जांच कर रही है कि फ्रांस के पत्रकारों के फोन की टेपिंग या हैकिंग मोरक्को की जासूसी एजेंसियों ने की है। इस पर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। क्या भारत के जो तमाम पत्रकार हैं, या भारत के जो तमाम व्यवसायी हैं, या भारत के तमाम जो राजनेता हैं, क्या दुनिया के अन्य देश अपने यहां पर मौजूद रह के ये हैकिंग या टैपिंग का कार्य नहीं कर सकते पेगासस के माध्यम से? बतौर पुलिस अधिकारी आप इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, वो कर सकते हैं। तो रामनिवास जी इस बात पर पहुंचे कि भाई भारत के बाहर जो लोग मौजूद है वो कर सकते हैं। गुरदीप जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर जाकर श्रवण गर्ग जी से कुछ अंतर्राष्ट्रीय मसले पर बात करने के लिए चलते हैं। जी गुरदीप जी। मैं बिल्कुल इसी बात पे कह रहा हूं। सरकार ने अपने होम सेक्रेटरी से पूछ लिया कि हमने नहीं किया। ये कैसे गृह मंत्री हैं जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने नहीं किया? तो वो कौन है जिसने भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री, भारत की कैबिनेट, भारत के विपक्ष, भारत की मीडिया की जासूसी कराई? ये इनको चिंता ही नहीं हो रही है। वो चिंता इसलिए नहीं हो रही है, एक बहुत पुराना सीरियल आता था हिमांशु जी, शक्तिमान, तो उसमें तो गंगाधरी शक्तिमान है, तो यहाँ पे गंगाधरी शक्तिमान है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, इनको इसलिए चिंता नहीं हो रही है क्योंकि उनको पता है इन्होंने कराया है। और ये जो कराया है, बार बार कह रहे हैं, आज आपने भी हेडलाइन चलाई थी कि कांग्रेस के टाइम पे 9,000 हुए थे। अरे आज गृह मंत्री अमित शाह जी है ना, सारी फाइलें, रामविलास जी पुलिस आयुक्त रहे, वो बताएंगे, सारी फाइलों पे रिकॉर्डिंग होती है अगर होम सेक्रेटरी परमिशन देता है। आज आप निकाल के बता दीजिए कौन सी गैर कानूनी हुई है, या आपके पास आईबी, आप बताइए। कानूनन जो टेपिंग होती है वो कानून व्यवस्था का हिस्सा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। यहाँ पे मामला गैर कानूनी टेपिंग नहीं है, ये सिर्फ मामला गैर कानूनी टेपिंग का है। इसकी संदर्भ में बार बार सवाल उठा रहे हैं गुरदीप जी। मैं श्रवण जी आपके पास आ रहा हूं और एक रोचक जानकारी के साथ आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान के आईटी मंत्री हैं फवाद चौधरी, उन्होंने ये बताया कि जो ये नंबर सार्वजनिक हुए हैं उसमें से एक नंबर पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान का है, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इमरान खान के फोन की टैपिंग भारत सरकार ने कराई। क्या कहेंगे अब आप इस पर? देखिए, मैं इसका जवाब देने से पहले आपको एक जवाब देता हूं कि मेक्सिको के जो राष्ट्रपति के फोन टैपिंग का जो मामला आया है उसमें उनके परिवार के 50 लोगों के नाम आए जिनकी की फोन टैपिंग हो रही थी पेगासस के जरिए, और उनमें उनकी बीबी और बच्चों के भी नाम है जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो किस तरह से काम करता है। इमरान खान का जो नाम है वो हो सकता है कि इमरान खान का नाम वहीं पर, इमरान खान तो अभी सत्ता में आए हैं, इस बात की जांच होना चाहिए कि इमरान खान का जो नाम आया है उनके पहले जो सरकार थी
वो उनकी जांच कर रही थी कि इमरान खान की वर्तमान सरकार में कोई उनकी जांच कर रहा है या उनका फोन टेप कर रहा है, क्योंकि ये मामला कोई आज का तो है नहीं, 4-5 सालों से चल रहा है। तो इमरान खान का नाम आने में कोई आश्चर्यजनक नहीं, और इमरान खान कितने लोगों के नाम के फोन टेप करवा रहे हैं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो ये बात करना चाहता हूं कि जिन 10 देशों के नामों का जिक्र इसमें ये हो रहा है जी, ये पूरे प्रकरण में हो रहा है 10 देशों के नामों का। हालांकि पूरे दुनिया के तमाम देश हैं, कोई 40-45 देश हैं और 50,000 लोग हैं, और हो सकता है वो संख्या बढ़ के 5 लाख और 5 करोड़ भी हो जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं है जी। मैं केवल 10 देशों की बात करूं तो मुझे जो सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात लगती है और जो चिंता की बात लगती है जी, वो ये लगती है कि 10 देशों के नामों के बारे में ये कहा गया है कि ये देश जो हैं अथॉरिटेरियन रिजीम के हैं देश, जी, यहां पर तानाशाही सरकारें हैं। जी, अब आप सोचिए कि गार्जियन जैसा जो प्रतिष्ठान है जी, वो जो जिसकी भागीदारी है इस पूरे मामले में, पेगासस के मामले में, एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांस की संस्था के साथ, फॉरबिडन भारत का स्टडीज। नाम क्लब किया जा रहा है उन देशों के साथ जो जहां तानाशाही है। जी, हमारे देश की सरकार को इस बात की चिंता नहीं है, और गार्जियन ने यह लिखा भी है और रोज लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोविड के कारण 40 लाख लोगों की मौत हुई है। जी, वो हर रोज लिख रहे हैं। जी, वो ये भी दे रहे हैं कि जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 4 लाख और कुछ का है, और जो वो दावा कर रहे हैं। हमारे देश की जो चिंता है, हमारी सरकार की जो चिंता है, वो चिंता ये है कि हम जो लोग देश में आरोप लगा रहे हैं उन पर, वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहे हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश के खिलाफ या देश की प्रतिष्ठा को लेकर या प्रधानमंत्री को लेकर जो कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, हम उसको लेकर कतई चिंतित नहीं है। जी, हिमांशु जी, मेरा ये मानना है कि ये जो मामला है ये सबसे बड़ा इस जमाने का, इस सदी का वाटरगेट स्कैंडल से कम नहीं है। जी, दिक्कत क्या है कि चूंकि सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने इस पेगासस का इस्तेमाल किया है लोगों की जासूसी के लिए या नहीं किया है, तो कोई वाटरगेट की तरह कोई इम्पीचमेंट का मामला बनता नहीं है। कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर तो सब चीजें बनती हैं, पर ये सरकार जो है कुछ नैतिक मूल्यों में यकीन करती नहीं है। जी, तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि ये जो पूरा मामला है सरकार दफन कर देगी, खा जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिफेंड किया जा रहा है पूरे मेरे कुछ सवाल हैं जासूसी आपसे जो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे। इसके संदर्भ में एक तो इम्पीचमेंट का मामला नहीं हो कि सरकार ने माना नहीं है, माना तो निक्सन ने भी नहीं था। निक्सन उसके बाद चुनाव भी जीत गए थे, और चुनाव जीतने के बाद में भी कहानी क्या बनी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या देश के गृह मंत्री या देश की सरकार को श्रवण गर्ग जैसा जिम्मेदार पत्रकार बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा या बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी को समझिए, जब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है उससे एक दिन पहले ही ये खबर सार्वजनिक की जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश है। तो जिन श्रवण गर्ग जी ने 5 दशक पत्रकारिता को ही समर्पित किए हैं, क्या वह देश की 3 दशक के बाद अस्तित्व में आई पूर्ण बहुमत की सरकार के दमदार गृह मंत्री की बात को कतई कोई तवज्जो नहीं देंगे, कतई उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, और बिल्कुल वैसे ही खारिज कर देंगे जैसे सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं खारिज करना चाहिए। सरकार के आरोपों को सरकार जो कह रही है उसको कैसे खारिज कर सकते हैं? जी, निक्सन को जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, आप ये बताइए। उन्होंने काफी विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है। उसके बाद जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, और किस तरह से आंसू बहाते हुए जाना पड़ा, और क्या अमेरिका ने उस निक्सन का साथ दिया जिस निक्सन को अमेरिका ने जिताया था? जी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मैंने आपके सामने चिन्हित किया था श्रवण जी, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं आपसे श्रवण जी
कि जो बात अमित शाह कह रहे हैं या सरकार कह रही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत की सरकार को और भारत को बदनाम करने की, क्या श्रवण गर्ग इससे कुछ इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसी कोई साजिश हो सकती है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए? मैं मानता हूं कि साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर हिंदुस्तान में साथ में है गुरदीप जी, कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? श्रवण जी के बाद गुरदीप जी की बात सुनते हैं। गुरदीप जी काफी कुछ देर से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी गुरदीप जी, देखिए, 2-3 चीजें समझने की जरूरत है इसमें। कांग्रेस की पोजीशन क्लियर है। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इनिशिएटिव पे ये जासूसी हुई, जो कि पूरे लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने वाला प्रकरण है। ये पहली बात। दूसरी बात आप ये समझिए, प्राइवेसी आज फंडामेंटल राइट है 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। और ये ऐसी सरकार है जिसको चिंता ही नहीं हो रही है कि देश में एक फंडामेंटल राइट चाहे उन्होंने चाहे किसी ने भी छीना है, और उसको बचाने के लिए आप सरकार में बैठे हो। आप फंडामेंटल राइट को इग्नोर करने, मिसयूज करने के लिए नहीं बैठे हो। और तीसरी बात तो सबसे बड़ी है, जो आम जनता के लिए मैं बात कर रहा हूं, भूल जाइए पेगासस को, भूल जाइए राहुल गांधी को, भूल जाइए कि चीफ जस्टिस गोगोई का नाम इसमें आया या मंत्रियों का नाम आया। आज ये टेक्नोलॉजी जो है ये घर घर में जाके आपके मोबाइल से सारा डेटा ले रही है। आज आपका वो कैमरा ऑन कर सकती है, आपके पासवर्ड चुरा सकती है, आपकी बात चुरा सकती है। तो और ये सरकार पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद जो डेटा बिल है प्राइवेसी के लिए वो नहीं ला रही है। और पूरे देश में आम लोग, एक तो उनकी इज्जत पे खतरा है क्योंकि आप कैमरा कोई भी कोई दूसरा व्यक्ति ऑन कर सकता है। सारा का सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारे के सारे ऐप बैंकों के आपने मोबाइल पे डाल दिए हैं, सारे की सारी पेमेंटें। अगर ये प्रकरण आगे चला और आम लोगों के लिए भी इस तरह के और आएंगे, एक रास्ता खुलता है तो उसकी कॉपीज बहुत बनती है, तो लोगों की आर्थिक सुरक्षा, लोगों का सम्मान, लोगों की निजता, हर चीज खतरे पे है। सरकार को सिर्फ फिक्र है कि हमारा नाम खराब हो रहा है, इशारा कर रहा है, लेकिन हम सब मिलकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में रामविलास शर्मा जी हैं। वो नेहरू के दौर की बात करने लगते हैं, फिर राहुल गांधी पर आ जाते हैं, लेकिन अपनी सरकार के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं रामविलास जी? रामविलास जी, आपसे जानने में दिलचस्प है, क्या आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ महसूस नहीं करता है कि इस मामले की एक स्पष्ट जांच की जरूरत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? आपकी सरकार इससे बच क्यों रही है? हिमांशु जी, आपने बड़ी एक मौलिक बात कही है। बहुत सी टेक्निकल बातों का जवाब तो रामविलास जी ने बहुत अच्छी तरह विस्तार से दिया है। यहाँ जो बात अभी कही गई है, नीयत होती है। मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट भी हूँ, तो उसमें जो अपराध होता है उसमें इंटेंशन ऑफ द क्राइम को सबसे पहले देखा जाता है। मैंने आपसे निवेदन के रूप में कहा था कि ये देश में नरेंद्र भाई मोदी कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, अब जैसे कांग्रेस पार्टी बिखर रही है और वो इनके अपने कमजोरी के कारण अनिर्णय की स्थिति से बिखर रही है। अब नवजोत सिद्धू हमारे घर से गया और हमारे यहाँ बीजेपी में हम एक बात बोलते हैं कि हमारी गणित आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, और जावे तो सुख पावे नहीं। यानी जो माँ पार्टी को माँ कहते थे, जिसकी दुनिया में नहीं है, इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा इनकी पैरवी 3 साल की सजा को करा के चुनाव लड़ने लायक बनाया। तो ये फिर कांग्रेस का अपना डोमेस्टिक अफेयर है, वो किसको बनाए किसको नहीं बनाए। मैं आपसे निवेदन के रूप में, रिटायर्ड डीजीपी पत्रकार बैठे हैं, तो जासूसी का मामला और उसमें और बड़ी बड़ी गाली देने लगता है नरेंद्र मोदी को, जासूस पार्टी बता देते, जिस पार्टी का दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का रुतबा है। और यदि इसमें कोई टेक्निक, रविशंकर जी फॉर्मर आईटी मिनिस्टर इसके बारे में साफ साफ बात कह चुके, वर्तमान आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इसके बारे में बात कहे,
रामनिवास जी कह चुके इसमें किसी तरह का अमित शाह जी की नीयत में कोई वो नहीं है जो बात उन्होंने कही है, क्योंकि ऐसे भुगतभोगी ये पार्लियामेंट सेशन था उसमें इनके पास। रामविलास जी, मेरा एक सवाल है केवल, जिसका उत्तर आप 2 लाइन में ही दे सकते हैं। आपके स्वयं के जिम्मेदार गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके प्रेरणा स्रोत माननीय अमित शाह जी का वक्तव्य है कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। क्या रामविलास शर्मा जी इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में कौन कौन भागीदार हैं, कौन कौन सहभागी हैं, इसके संदर्भ में जांच की मांग नहीं करते हैं? क्या रामविलास शर्मा जी नहीं चाहते हैं कि 3 दशक के बाद जो आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार अस्तित्व में आई है उसको बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई साजिश हो रही है, उसका सच सामने आना चाहिए और उसके लिए जांच होनी चाहिए? क्या कहते हैं रामविलास जी, नहीं होनी चाहिए जांच? नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश भारत के खिलाफ चल रही है, मैंने शुरू में कहा था नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते ये भारत विरोधी सब ताकतें हो गई है। और रामविलास जी, बस आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, क्या उम्मीद करें कि भाजपा हाईकमान तक आप अपनी इस आवाज को पहुंचाएंगे और भाजपा हाईकमान रामविलास शर्मा जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ की बात वाकई सुनेगा? कांग्रेस में तो बड़ों की बात सुनी नहीं जाती, आप लोग बताते हैं, पर भाजपा में तो बड़ों की बात सुनी जाएगी। क्या उम्मीद करें, भाजपा रामविलास शर्मा जी की अनुभव के आधार पर आए इस वक्तव्य का सम्मान करेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पर मैं हिमांशु जी आपकी सेवा में ये बात कह सकता हूं कि 7 वर्षों से सर्जिकल स्ट्राइक हुई 28 सितंबर 2016 को। हमारे कांग्रेस के नेता वो बोले जो पाकिस्तान मीडिया दिखाता था जी। एयर स्ट्राइक में वो बोले जो पाकिस्तान मीडिया चाहता था। गलवान घाटी की घटना को वो सारे ट्वीट आपके सामने हैं। और अभी हमारे बड़े वरिष्ठ मित्र ने कहा 40 लाख मौतें हो गई गंगा में। 2015 के अखबार की फोटो गंगा को बदनाम कर रहे हैं, कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से भारत को बदनाम करने की एक भारत को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन रामविलास जी ने साफ बात कह दी है, गुरदीप जी, जांच होनी चाहिए। आप फिर भी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? आपकी बात सुनता हूं, फिर मैं रामनिवास जी के पास चलूंगा। जी गुरदीप जी, 1 मिनट लूंगा मैं, क्योंकि आरएसएस की नीति और नीयत का ही सवाल है हमारा। अभी रामविलास जी ने कहा कि 1963 में नेहरू जी ने फोन करके गोलवलकर जी को बोला, रिक्वेस्ट किया। 2018 में सितंबर में एक आरटीआई लगाई गई होम मिनिस्ट्री में कि क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? इंडिया टुडे के 18 सितंबर 2018 का अंक मैं आपको दिखा रहा हूं। देयर इज नो रिकॉर्ड। भारत सरकार के पास, इनकी गवर्नमेंट का ये जवाब है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, झूठ बोल बोल के जो मर्जी करे। यही बात गलवान घाटी की करते हैं। पीएम ने बोला किसी ने धरती पे कदम नहीं रखा, और पिछले 1 साल से नेगोशिएशन चल रहा है चाइना के साथ कि भैया जो उससे पहले की स्थिति है वो वापस हो जाए। क्यों हो जाए? अगर चीनी आए नहीं तो वापस कहां भेज रहे थे आप? पुलवामा की बात, आप बहुत सारी बातें करते हैं ना। पुलवामा में इतने लोग शहीद हुए हमारे सैनिक, आज तक यही गृह मंत्री है ना, बता नहीं पाए हैं कि वो आरडीएक्स कहां से आया था। बता दीजिए ना। उस साल पे तो आप चुनाव भी जीत गए, देश ने आपको भरपूर वोट दिया, आपके साथ खड़े हुए। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आज ये बताएं कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था? 2 साल बाद आपको पता ही नहीं है। तो आप इस बात की बात मत कीजिए। जो रिकॉर्ड है इस सरकार के संदर्भ में बात करें, लेकिन रामनिवास जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और इस साजिश का पता लगना चाहिए और इसके लिए जांच होनी चाहिए। कुल मिला के कांग्रेस को एक साथी तो मिला है भाजपा का जो कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं रामनिवास जी आपके पास थोड़ा दूसरी बातचीत के लिए आया। अपने दौर की बातचीत में बता रहे थे 1800 का ये कानून, 1800 का ये कानून, पर इस समय हम 2021 में हैं, तकनीक बहुत आगे बढ़ गई। आपसे समझना चाहता हूं बतौर पुलिस अधिकारी कि क्या ये कानून वाकई इतने प्रभावी रह गए हैं जिसमें टेलीफोन टेपिंग के संदर्भ में आप बता रहे हैं। आज स्थिति यह है कि जब चाहो तब किसी भी नेता के 2 लोगों की बातचीत सार्वजनिक होकर चौराहों पर सुनाई जाती है। तकनीक के इस दौर में हम रह रहे हैं। 2 लोग बातचीत करते हैं, तीसरा आदमी अपने फोन के माध्यम से उस बातचीत को सार्वजनिक करता है। आपसे समझना चाहूंगा कि क्या समय नहीं आ गया है कि इस कानून में
वर्तमान तकनीक के अनुसार कुछ नए प्रावधानों की जरूरत है और इस प्रक्रिया को जटिल बनाने की जरूरत है, जिसके संदर्भ में लोग इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के संदर्भ में या टेपिंग के संदर्भ में या हैकिंग के संदर्भ में। ये डॉक्टर हिमांशु जी, आपने सही बात की है जी कि जैसे नई तकनीक बनी है तो उसमें काफी चीजें परिवर्तित हो गई हैं और उसमें जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उन्होंने अभी भी जो सेक्शन 66 है इसका 66A उसको इन्होंने कहा है कि भाई ये आईटी एक्ट में नहीं होना चाहिए, ये लोगों की स्वतंत्रता पे उसको प्रभावित करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ही उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि एक एसओपी उन्होंने जारी की है कि प्रकार से किसी की यदि आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम कानून की बात करें तो वो पुराने एक्ट की हैं, लेकिन नए एक्ट में तकनीकी तो प्रावधान होने की वजह से और आर्टिकल जो 21 है जिसमें कहा है कि भाई पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की जो असली चीज आती है कि जो पूरे कानून उठते हैं कि पर्सनल लिबर्टी, तो उन्होंने उसमें आर्टिकल 21 में ये कहा कि हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी कोई ऐसी नहीं है कि कोई जो मर्जी करता रहे और जो मर्जी की, यदि पर्सनल लिबर्टी किसी की देश की सुरक्षा या किसी दूसरे व्यक्ति के उसके दायरे में आती है तो उसमें कानून अपना काम करता है। तो क्योंकि ये और इसमें तीसरी लाइन ये जुड़ी कि एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो कानून को, पुराने कानून को परिवर्तित करके जो भारत सरकार ने आईटी एक्ट में नया कानून बनाया है और उसको भी परिवर्तित करके जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है, और क्योंकि आगे अब मैं कहूँ कि ये जैसे यूएसए के पास है, गूगल के पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है, अब हमारे पास तो पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि सर्वर उनके पास है। अब कोई भी चीज आईटी एक्ट में कोई एक एक्शन एक जगह होता है और उसकी जो है, क्योंकि एक वर्ल्ड जो है पूरा एक परिवार ही बन गया है तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि पूरे देश इसमें शामिल नहीं होंगे तो जितना हम दायरा इसमें अपने देश में कर सकते उतना ही करेंगे। अब गूगल में जो सर्वर है उसके अंदर पूरे देश के डाटा है, उसको किसी प्रकार से भी इस्तेमाल करेगा, क्या सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, तो वो उसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता जरूर है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दायर किए हैं, एक दायरा दिया है, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि इसके लिए जितने भी हैं, एक तरीके से हम ये कहें कि हमारी सिविल लिबर्टी और पब्लिक सेफ्टी दोनों के अंदर एक फाइन बैलेंस होना चाहिए, तो कुछ उसमें नैतिकता सुधार की जरूरत बीजेपी रहे रामनिवास जी व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे पास में पब्लिक की लिबर्टी और साथ में हमारी सिक्योरिटी दोनों का सामंजस्य बनना चाहिए। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं श्रवण गर्ग जी आपके पास आ रहा हूं, और आखिरी टिप्पणी संसद में बने हुए गतिरोध के संदर्भ में कुल मिलाकर विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। क्या सरकार का तेवर, सरकार का लहजा और सरकार का इतिहास इस मांग की पूर्ति की कोई उम्मीद आपके जहन में जगाता है? यह मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और इस कार्यक्रम का भी यह आखिरी सवाल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार विपक्ष की कोई बात मानेगी, क्योंकि विपक्ष जो मांग कर रहा है वो एकदम सरकार को एक्सपोज कर देगी। जेपीसी की कोई भी मांग या जांच की कोई भी मांग, न्यायालयीन मांग या किसी भी तरीके से जांच, कोई भी सरकार नहीं मानेगी। ये सरकार तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह के मामलों में कोई इस तरह के मांग को, विपक्ष की मांग को स्वीकार करेगी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई, राजद्रोह को लेकर इतने मुकदमे दायर किए गए, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, न्यायालय ने सबको रिहा कर दिया। और क्या टिप्पणियां की है सरकार के खिलाफ, जिन एजेंसियों ने गिरफ्तार किया उनके खिलाफ। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो चीज जो हमारे हरियाणा के पूर्व मंत्री कह रहे हैं, तो आप तो देश की सुरक्षा के नाम पर सब पूरे देश को ही बंद कर सकते हैं जेलों के अंदर, अगर इतनी बड़ी जेलें बन जाएं। क्योंकि अगर किसी नागरिक को बोलने से ही आप मना कर देंगे, बंद कर देंगे, खतरा केवल यह है हिमांशु जी कि देश के जो लोग हैं वह मोबाइल रखना बंद कर देंगे और मोबाइल चलाना बंद कर देंगे, और जो डरे हुए हैं पहले से ही अब और ज्यादा डरने लगेंगे कि उनकी जासूसी कौन कर रहा है। लगेंगे, ये श्रवण जी का कहना है। पर हम बातचीत के अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो कुल मिलाकर इस घटनाक्रम के संदर्भ में सत्य को लेकर संदेह के बादल, सरकार के पास मौका है कि वो इस संदेह के बादलों को हटाए
और उन्हें हटाने के लिए उपयुक्त साधन जांच है, चाहे वो विपक्ष के आरोपों के संदर्भ में हो या सरकार के दावे के संदर्भ में। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जासूसी करा रही है, सरकार का कहना है कि जासूसी हुई नहीं और ये कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अगर जांच होगी तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होगा, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होगा तो सरकार के कहे को प्रामाणिकता मिलेगी। सरकार ऐसा मौका क्यों नहीं आजमाना चाहती है, जानने में दिलचस्पी है। जानने में दिलचस्पी इस बात की भी है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप जिद के साथ होगा या पारस्परिक समाधान के रूप में। इसके लिए हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, देश के एक अहम मसले पर, एक चर्चित मसले पर बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मौजूदा हालात पर यह कहता है कि लज्जत कभी थी अब तो मुसीबत सी हो गई, कि लज्जत कभी थी अभी तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। बेखुद मोहानी ने जो ये लिखा है इसे आप अपनी अपनी समझ से महसूस कर सकते हैं। जिन्हें सत्ता पक्ष से नाराजगी है वो इसे सत्ता पक्ष पर कटाक्ष समझे, जिन्हें विपक्ष गैर जिम्मेदार नजर आता है उसे वो गैर विपक्षियों की आदत के तौर पर समझे। सहूलियत आपकी। पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।